एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 सेशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। उसका रीज़न था मैं दिल्ली से बाहर था और अभी भी बाहर ही हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई ऐसा काम था नहीं, तो इसलिए मंडे के सेशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जैसा कि पिछले 2 दिन आपने निफ्टी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा होगा, अगर उसी चीज़ को हम अगर कंटिन्यू होता देखें तो जिस टाइम मैं ये वीडियो सुबह 9:40 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं संडे को, SGX निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 16,081 था। यानी जहां हम क्लोज हुए थे, हम फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी रिकवरी भी हमने इंट्राडे में दिखाई थी। तकरीबन 70-80 पॉइंट तक माइनस रह गए थे, उसके बाद जाते जाते फिर एक गिरावट दिखी। लेकिन ये प्राइस उससे भी तकरीबन 200 पॉइंट नीचे का है। यानी पॉसिबिलिटी आपको गैप डाउन होती दिख सकती है मंडे के सेशन में। तो नीचे की तरफ का दायरा क्या हो सकता है? देखिए, अब क्योंकि जो निफ्टी के अंदर गिरावट की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर अटैक के हिसाब से बनी थी, अदरवाइज हम स्लाइटली सा पॉजिटिव ही खुलते। लेकिन जो सुबह न्यूज आई उसमें एक बड़ी गिरावट एसजीएक्स निफ्टी ने तकरीबन 500 पॉइंट तक की दिखाई थी। तकरीबन 16,000 तक का प्राइस हमें देखने को मिला था, 16,005 का। लेकिन हम उतना नीचे नहीं खुले। हम 200-250 पॉइंट तक, 300 पॉइंट तक नीचे गिरे जरूर, लेकिन उसके बाद एक शार्प रिकवरी हुई और जाते जाते लास्ट के आधे घंटे में फिर से गिरावट देखने को मिली। तो जैसा मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कहता हुआ आया हूं, जब हम बजट के आसपास ट्रेड कर रहे थे, 17,800 तक ट्रेड कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि गिरावट 16,000 तक की हो सकती है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर बाइंग करनी हो तो 15,900 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 16,400 पर वापस घूम सकती है निफ्टी। अगर वो ब्रेक होता है तो हम 15,900 तक टच करके वहां पर भी बाय कर सकते हैं। तो आज भी मैं अपनी उस बात पर कायम हूं। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने अच्छे ट्रेड्स उठाए हैं नीचे के लेवल्स पे। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी दिखी थी, लेकिन एग्जिट नहीं किया, क्योंकि जब हमने इतनी गिरावट पर नीचे बाय किया है तो 3-4% का और एक मान के चलना चाहिए कि और गिरावट आ सकती है। लेकिन रिकवरी बड़ी शार्प आएगी अगर हल्की सी भी वॉर के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखे, तो एक रिकवरी भी शार्प आएगी। तो अगर आपका नजरिया लंबा है, कम से कम इस एक्सपायरी का तो होना चाहिए, और रिस्क थोड़ा ले सकते हैं केवल ऑप्शंस के प्रीमियम का। मैं आपको कॉल बाय करके ट्रेड करने या पुट बाय करके ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा। ऑप्शंस को हम केवल यूज करेंगे हैजिंग के लिए और ट्रेड लेंगे फ्यूचर्स के अंदर। और जैसा मैंने अपने पहले भी कहा था, मैं पीछे चूक गया था। 16,000 जब हमने 150 के आसपास के लोज लगाए थे, तो मैं बाय नहीं कर पाया था। मैंने 15,900 पे बात करी थी। अगर गिरावट में हम वहां तक आते हैं या 16,000 के आसपास भी मुझे निफ्टी मिलती है, तो मैं हैजिंग के साथ लॉन्ग ट्रेड बनाऊंगा निफ्टी के अंदर, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करूंगा। और ये स्ट्रेटजी अगर आप लेना चाहे तो आप भी ले सकते हैं। बाकी इस वीक इंडिया का भी एक इवेंट है, यूपी स्टेट के इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे और उस दिन हमारी वीकली एक्सपायरी भी है। तो कॉन्शियस होके, प्रीमियम इतनी जल्दी डिके नहीं होंगे ऑप्शंस के, तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन को क्रिएट करिएगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, 35,000 के टारगेट तो मेरे 2 बार अचीव हो चुके। 35,000 से भी नीचे हम 2 बार गिर चुके थे, या इवन की 34,200 तक के भी प्राइजेस लगे। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 34,200। आप देखिए, यहां पर भी एक बार हमने 22 जून 21 के आसपास, 21 की बात कर रहा हूं, जून के आसपास हमने ये लोज देखे। उसके बाद 28 जुलाई को भी ये लो देखे, और पिछले जो दिसंबर में 20 दिसंबर को भी हमने यही प्राइस देखा, और उसके बाद 28 दिसंबर को भी यही प्राइस देखा, और उसके बाद 34,200 को तो भी यही प्राइस हमें देखने को मिला। तो 5 बार हम इस प्राइस को टच करके लौटे हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 34,000 के नीचे,
तो आप एक गिरावट तकरीबन फिर हो सकती है 32,500 तक की। ये वर्स्ट सिचुएशन होगी अगर ग्लोबली और कोई कंट्रीज भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं तो। अदरवाइज, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बोला था, अगर आप मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं, कि 15 मार्च के बाद, अभी भी 15 मार्च में तकरीबन 10 दिन बचे हुए हैं, 10 नहीं तो 7-8 वर्किंग डेज तो बचे हुए हैं। 15 मार्च के बाद निफ्टी एक अच्छी जबरदस्त पुल बैक ले सकती है और अप्रैल मिड या मई में आप नए हाइज देख सकते हैं। तो जो ग्लोबली इतनी सेलिंग हुई है, अल्टीमेटली वो वापस तो लौटनी है। अब कहां से लौटनी है? ऑलरेडी हम ऊपर से 10 से 15% करेक्ट हो चुके हैं और शेयर स्पेसिफिक तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो यहां पर अगर बाइंग करेंगे भी और अगर से एक बाउंस भी मिलता है तो 7 से 8% तो आपको बहुत तेजी से प्राइसेस अपसाइड पर जाते देखेंगे। और मैंने भी बाइंग की है। मैं आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जो भी आप अपनी कैपेसिटी यूज करेंगे उसी हिसाब से आप बाइंग अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन मत रखिएगा अगर ऑप्शंस के थ्रू बाय कर रहे हैं। और अगर कैश में डिलीवरी उठा रहे हैं तो वो तो खैर आप पूरी पेमेंट दे के ही उठाएंगे, उसमें रिस्क बस प्रॉफिट एंड लॉस का ही होता है, बाकी ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई पोजीशन कट जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी आप बैंक निफ्टी में भी ले सकते हैं। गिरावट में अगर बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे जाती है, क्लोजिंग मिलती है, तो 32,400 या 500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं इतना वेट नहीं करूंगा, मैं 33,500 के आसपास सोचूंगा एक बार पोजीशन लेने की लॉन्ग साइड पर। ये मेरी स्ट्रेटजी है। एचयूएल, देखिए एचयूएल को अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हुए आए होंगे, मैंने आपसे यह कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट आ रही थी और एचयूएल में नहीं आ रही थी। उसका रीजन क्या था? ये डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स हैं कि अब खाना पीना या कंज्यूमर गुड्स जो है उसकी कंजम्पशन ऐसी सिचुएशन में बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो स्टॉक क्यों गिरा? इसके पीछे अगर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, आईटीसी हो गया, ये सारे जो एफएमसीजी के सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल के अंदर वीट की बहुत बड़ी कंजम्पशन है। वीट की कंजम्पशन का मतलब यह है कि यूक्रेन, रशिया, ये एक बहुत बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्रेन्स के अंदर, और इन प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रेन की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और क्योंकि इंडियन मार्केट में टैक्सेस वैक्सेस ज्यादा होने की वजह से ये ग्रेन्स को बहुत इंपोर्ट करते थे अपने प्रोडक्ट्स में यूज करने के लिए। और आपको ध्यान होगा, अगर आप न्यूज ट्रैक करते हैं, केवल यूएसए के अंदर ही जो वीट प्राइसेस है, रॉ वीट प्राइसेस है, $430 पर 100 केजी के प्राइसेस हो चुके हैं। तो 25 से 30%, यहां तक कि कई जगह तो 40% तक के भी इजाफा देखने को मिला है। तो उसका इंपैक्ट इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट पे पड़ा है, उसकी वजह से इन स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा होने से आपके मार्जिन्स पे असर पड़ता है और उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। उस वजह से ये स्टॉक गिरावट में ट्रेड कर रहा है। हां, हमने इसको काफी ऊपर के प्राइसेस पे बाय किया हुआ है, लेकिन उसकी चिंता इसलिए नहीं है, साथ में हमारी ऑप्शन भी हेज थी। और उसी वजह से अगर मैं आज अपनी पुट को एग्जिट कर लूं प्रॉफिट में, तो मेरी एवरेज ही जो 2060 या 65 के आसपास की आएगी, इतना सा ही नुकसान है। और क्लोजिंग मिली है 2024 की। लेकिन जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगी या ऐसी न्यूज आती रहेगी, हम अपने प्रॉफिट बुक करके नीचे शिफ्ट नहीं करूंगा। आपको एडवाइस, अगर इस लेवल्स के आप ऊपर बाय कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग लेना चाहें
लंबे नजर के तो ले सकते हैं, अदरवाइज प्राइस रहेगा 2160 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। रिलायंस, देखिए रिलायंस में हमने लॉन्ग बनाई थी और आपको ध्यान होगा 2250 पर हमने लॉन्ग बनाई थी और 2400 पर एग्जिट हुए हैं, 2400 के आसपास, और 2420 का हाई लगा था अगर हम एक सेशन छोड़ दें उससे पीछे वाले सेशन में। तो नीचे से हमें तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास का फ्यूचर्स में अंदर प्रॉफिट हुआ, इतनी गिरावट वाली मार्केट में भी ये फ्यूचर्स में अंदर प्रॉफिट ला। हाँ, जो मैंने ऑप्शन बाय की थी हेज रखने के लिए उसमें जरूर नुकसान थोड़ा सा है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल अपने इस ट्रेड में देखें तो मुझे 80 से 85 पॉइंट के आसपास का मान के चलो प्रॉफिट रहा है। और उसके बाद अगले दिन 2 दिन गिरावट आ गई और ऑप्शन से मैं एग्जिट नहीं हुआ था, वो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। और अगर और गिरावट आती है रिलायंस में तो फिर से बाय करूंगा, और क्योंकि हेजिंग की जो पुट है वो अभी भी मेरे पास है तो मुझे कोई एडिशनल बाय करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। अब करना क्या है, फिर से स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई, या हो सकता है कि आपको 2250 या 2300 के बीच में फिर से मिले। अगर वहां से फिर से मिलते हैं तो लंबा नजरिया है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड करके भी चल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक या बैंकिंग सेक्टर की गिरावट को तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि किस वजह से आई। सैंक्शंस लग गए, एक्सपोर्ट शिपमेंट्स बीच में रुक गई, जो एलसी या टर्म्स के ऊपर लैंडिंग होती है एक्सपोर्टर्स को, वो पेमेंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि बैंक्स यहां पर एक्सपोर्टर्स को एलसी के अगेंस्ट वगैरह में पेमेंट कर चुके होते हैं और पेमेंट वहां से रिलीज नहीं होगी, तो ये डिफॉल्टर होने का खतरा एक बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस वजह से एचडीएफसी बैंक या दूसरे बैंक्स के ऊपर अच्छा बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। और मैंने 1350 के ऊपर ट्रेड लिया है, ऑप्शन बाय की है साथ में हेजिंग के लिए एट द मनी पुट, और फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है। मेरा यह मानना है कि ये हल्के से वॉर के जो सिनेरियो है जो थोड़ा सा छटा तो एक बाउंस भी अच्छा देखने को मिल सकता है, और अनलिमिटेड रिस्क हमें कोई है नहीं, हम हैज है नीचे, मैक्सिमम रिस्क हमारा वही रहेगा जो हमने ऑप्शन के अंदर प्रीमियम पे किया है अपने आप को हैज रखने के लिए। लेकिन अगर हम हाई से बात करें, हाई भी ज्यादा दूर नहीं, केवल अक्टूबर से मैं बात करूं, अक्टूबर में स्टॉक ने 1720-30 के हाईज लगाए थे, वहां से स्टॉक आपको तकरीबन 400 नहीं तो 350 पॉइंट तो नीचे मिल रहा है। आप देखिए 20% के कट के साथ अगर आपको चीज मिल रही है तो थोड़ा सा यहां पर रिस्क तो उठाना बनता है, और वो भी हैचिंग के साथ। चॉइस आपकी है, जो ज्यादा श्योर होकर बाय करना चाहते हैं उनके लिए 1425 के ऊपर का प्राइस रहेगा। अगर वो वहां बाय करेंगे तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तेजी में एक रिकवरी की दिखेगी। अब क्योंकि हम ऑल जो हमारे इंडिकेटर्स है उसके काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पे रिस्की ट्रेड होगा, नो डाउट। रिस्क उठाने वाले ही यहां पर पोजीशन बना सकते हैं। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक में 880 पर हमारा ट्रेड आ चुका था और उस ट्रेड से अभी हमने एग्जिट नहीं लिया, अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, और एक टाइम अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे, 930 के आसपास के प्राइसेस भी हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन एग्जिट नहीं हुआ, अभी भी पोजीशन है। तो जिसने लॉन्ग पोजीशन फिर से ऐड करनी है 880 850 के बीच में अगर करना चाहे तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी में एक इंपैक्ट ज्यादा आया, जो ये बड़ी एक आपने मूव देखी थी गिरती हुई मार्केट में, एचडीएफसी ऊपर चल रहा था और हमने ये कहा था कि 2300 या 2300 से नीचे मिले तो ऐड करिए अगर कोई करना चाहता है। तो क्योंकि मैं बाहर था मैंने तो खैर ऐड किया नहीं, और अभी भी मेरे पास ये ट्रेड नहीं है, और बहुत अच्छे प्राइसेस के ऊपर इस टाइम ये मिल रहा है। और ये प्राइसेस आपने कब देखे थे, जो आप देखिए ये प्राइसेस हमें देखने को मिले थे पिछले यानी 2020 में नवंबर में, उसके बाद तकरीबन 13 महीने के लो पे चल रहा है ये स्टॉक। तो 2200 के आसपास की क्लोजिंग मिली है और गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है
कि आपको स्टॉक 2150, 2160, 70 के आसपास ट्रेड होता दिखे। लंबा नजरिया है तो बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, अदरवाइज 2400 के ऊपर अगर मिले तो फिर वहां बाय कीजिएगा। लेकिन मैं इस स्टॉक को 2100, 2150 के बीच में एक बार सोचूंगा लॉन्ग ले जाने के लिए, और लंबा नजरिया कम से कम 6 महीने का नजरिया रखूंगा, क्योंकि जो रिसेंटली इसके 3000 के ऊपर के प्राइसेस मिले थे, लगे थे, आप देखिए जो हाई लगा था तकरीबन 3000 का था, 3015 के आसपास का, और वहां से अगर आपको 800 पॉइंट नीचे स्टॉक मिल रहा है तो लेना बनता है। 30% के नीचे के प्राइसेस पर देखिए गिरावट कहां तक आ सकती है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो हमने सोचा था अगर हमें वो प्राइसेस पे स्टॉक मिल रहा हो तो लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से 2300 के आसपास मैंने सोचा था, और अब तो उससे भी नीचे मिल रहा है, तो वेट नहीं करेंगे। गिरावट में अगर 2150 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग करेंगे हैजिंग के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक उस हिसाब से तेजी दिखाता है। आप देखिए ये लोज हमने अभी पीछे दिसंबर में भी देखे थे 1727 तक के, और उसके बाद तब निफ्टी इतनी नहीं गिरी थी, लेकिन ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। हाँ, मार्केट ने उसके बाद एक बड़ी गिरावट दिखाई तो ये साथ में गिर गया। तो मेरे हिसाब से गिरावट में स्टॉक 1700 के आसपास संभल जाना चाहिए। अगर गैप डाउन खुलते भी हैं 1700 के आसपास मिलता है तो हैजिंग के साथ आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ी गिरावट आ गई और इस बार तो 700 के भी नीचे चला गया, और हमारे पास 760 की पोजीशन है, हैजिंग के साथ है, चिंता की बात नहीं है। और एक बार कोशिश करेंगे कि अपनी पुट का प्रॉफिट बुक करके हम अपनी पुट को नीचे शिफ्ट करें, और बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे इस टाइम है। लेकिन जैसे इसने एक गिरावट दिखाई है, मार्केट अगर और नेगेटिव साइड पर रिएक्ट करती है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 665 से लेके 650 तक की गिरावट दिखा सकता है। तो इसीलिए मैं अभी पुट को नीचे शिफ्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो 760 की पुट है उसमें एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जब तक स्टॉक कंसोलिडेट नहीं करेगा 2-3 लगातार एक दिन प्राइस पर, जैसे यहां पर आपको देखने को मिला, यहां पर देखने को मिला, इस तरीके से कहीं खड़ा नहीं होगा, तब तक मैं पुट को शिफ्ट नहीं करूंगा। और तब 2-3 दिन प्राइसेस सेम एक ही रेंज के आसपास रहे तो पुट को नीचे शिफ्ट करके एट द मनी पुट बाय कर लेंगे, यानी फर्दर नीचे गिरावट को हम फिर से हैज होंगे, और अगर स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी यहीं से शुरू हो जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी न्यार जिक्सी ने अगर लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेना है तो 665 के नीचे और 640 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। देखिए 25-30 पॉइंट की रेंज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मूवमेंट बड़ी आ रही है आजकल। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी 745 पर जो हमने ट्रेड लिया हुआ था लॉन्ग साइड पर, वहां से जैसे इसने नीचे ब्रेक किया, आपको पता होगा पहले हमने शॉर्ट करके पैसे बनाए, उसके बाद अपनी पोजीशन को रिवर्स किया। लगता नहीं था कि हम 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे, लेकिन हुई। तो अब हम नीचे आ गए, तो 700 के आसपास, 710 के आसपास के लो लगे हैं। और अगर रिसेंटली बात करें दिसंबर की, मैं 1-2 महीने को रिसेंटली ही मानता हूं, क्योंकि 2-3 महीने के नजरिए के साथ तो हम ट्रेड करते ही हैं। उस केस में अगर वहां तक भी गिरते हैं तो 665 670 का प्राइस रहेगा। लेकिन मैं नहीं मान के चल रहा, मैं पिछले लो को मान लेता हूं कि 690 के आसपास जब हम पीछे गिरे थे तो वहां से हो सकता है कि एक बार स्टॉक पलटे। तो किसी को अगर बाय करना है 680-85 की रेंज अच्छी रेंज है, वहां पर लॉन्ग ले जा सकते हैं हैजिंग के साथ। लंबा नजरिया रखिए, कम से कम मार्च अप्रैल का। आपको फिर से 750-55 जब क्रॉस होगा तो एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। देखिए अब मैं रैली कह रहा हूं, मैं शॉर्ट कवरिंग नहीं कह रहा। उसका रीजन है शॉर्ट्स तो वैसे भी पिछले महीने कट गए सारे के सारे, और लॉन्ग बने नहीं वहां से, तो अब फ्रेश बाइंग आएगी तो ही स्टॉक खींचेंगे, अदरवाइज शॉर्ट्स बहुत कम है मार्केट में। एसबीआई, देखिए एसबीआई में नीचे के प्राइसेस आपको देखने को मिल गए, तो हमने 485 पर लॉन्ग बनाया था, और देखिए
कहां से हम कहते आ रहे हैं, जब 540-45 पे स्टॉक ट्रेड करता था, मैंने क्या कहा था आपको कि मुझे इसको 585 के आसपास बाय करना है। 2 बार हमें ये मौका मिला था, एक बार यहां मिला, एक बार यहां मिला, उसके बाद स्टॉक वापस लौटा। मैंने कहा था कि हमें 485 पर ही बाय करना है, और 485 पर बाय किया। और उसके बाद मैंने कहा था कि हम हेज है, लेकिन जिस हिसाब से गिरावट हो रही है, हम 440-45 तक भी गिर सकते हैं। तो 445 अभी तो नहीं दिखा, 458 के आसपास का प्राइस दिखा है, लेकिन जैसा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए और हम 450 के नीचे ओपन ही हो, तो 445 और 450 सेम प्राइस ही बनता है। तो वहां पर किसी ने अगर फ्रेश लॉन्ग जाना हो तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव है, स्टॉक मार्केट नेगेटिव है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, और मैं आपको अगेंस्ट सेंटीमेंट स्टेट करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप दुनिया के साथ दौड़ेंगे तो उतनी स्पीड से नहीं दौड़ पाएंगे। और यहां से अगर आप हेज करके अपनी पोजीशन को रखेंगे, और जब बाइंग लौटेगी, आप अकेले बंदे होंगे जो पहले आप बाय करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद जब 100 लोग और एंटर होंगे, तो आपको देखिए आपका प्राइस कहां तक चला जाएगा। तो ऐसी ही सिचुएशंस के अंदर पैसा बचा के रखना होता है कि कहां हमें बाय करनी है। ऊपर से हम तकरीबन इंडेक्स वाइज तो बात नहीं करता। अगर 18,600 से बात करें तो हम 2400 पॉइंट के आसपास या 2600 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी में दिखा चुके हैं, और एक बहुत बड़ी, अगर बात करें तो 16-17% की गिरावट होती है, 15-16% की। ये तो निफ्टी पे है, लेकिन स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स तो आधे भी हो चुके हैं। मैं स्टॉक्स पे स्पेसिफिक तो नहीं कहता। हाँ, अगर इंडेक्स को आप लॉन्ग करके चलते हैं 2-3-4-5 महीने, नहीं तो आप कभी भी मान के चलिए, जब भी गिरावट आती है, पिछले हाई को तोड़ के इंडेक्स ऊपर जाता है। तो इसीलिए मैं आपको इंडेक्स को बाय करने की बात कर रहा हूं हैजिंग के साथ। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक कईयों की चॉइस होती है, तो इसलिए मैं 4-5 स्टॉक्स को इंक्लूड भी कर लेता हूं। तो उसी कड़ी में स्टेट बैंक को भी अगर बाय करना चाहते हैं तो 445-50 के आसपास फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।